Today we are going to learn a lesson My Grandfather. मॉडर्न ऐसे है जी आपका माय ग्रैंडफादर और W.B. येट्स ने ये ऐसे लिखा है और हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे अलोंग विद सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ माय ग्रैंडफादर. लेट्स गो अहेड जी. पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ऐसे इस लेक्चर में पढ़ना क्या है जी. इस लेक्चर में हम लोग ये चीज़ें फोकस करने जा रहे हैं जी. कैरेक्टर ऑफ ग्रैंडफादर, कैरेक्टर ऑफ ग्रैंडमदर, comparison of the characters of grandfather and grandmother. Next is something in myself which he conquered during his life. And next is I remember little of childhood but its pain. I have grown happier with every year of life as though gradually conquering something in myself. तो स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है कि these 5 questions are very important और these 5 points are very important as far as the essay is concerned कि जब आप इसको essay को पढ़ने जा रहे हैं तो आपके माइंड में ये 5 पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए कि जिनको हमने माइंड में रखकर अपना ये लेक्चर भी सुनना है और अपना essay भी पढ़ना है, क्योंकि ये इनमें से कोई भी एक या 2 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में. सो गेट रेडी. Let's start with the introduction. The essay My Grandfather is an extract from Yeats' autobiography Reveries over Childhood and Youth. जी ये इसका एक इसने ऑटोबायोग्राफी लिखा था येट्स ने, जिसका नाम रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ था. तो उसमें से ये ग्रैंडफादर जो है इसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है जी और इसको हमारे टेक्स्ट में शामिल कर दिया गया. इसका टाइटल रख दिया गया माय ग्रैंडफादर, जो कि इसका जो इसने ऑटोबायोग्राफी लिखा था उसका एक्चुअल ये वाला हेडिंग नहीं था, ये टाइटल नहीं था. His pleasant and unpleasant memories of his childhood mainly related to the family of his maternal grandfather, William Pollexfen. He used to live in Sligo, where Yeats had been spending his summer vacations as a schoolboy. अब जी ये जब आपका ऐसे स्टार्ट होता है तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें ये पता चलता है कि जो हमारा राइटर है वो हमसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर करने जा रहा है और वो मेमोरीज जो हैं दे मे बी प्लेजेंट मे बी अनप्लेजेंट. और उसमें जो उसने बात की है, जो फोकस किया है उसने, वो किया है स्लिगो में अपने ग्रैंडफादर की फैमिली को, जो उसके मैटरनल ग्रैंडफादर है जिनका नाम है जी विलियम पॉलेक्सफिन. तो आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम याद रहने चाहिए, जिनमें से एक कैरेक्टर जो है वो आपके विलियम पॉलेक्सफिन है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द एसे, जो हैं जी येट्स के ग्रैंडफादर. तो आपने येट्स के ग्रैंडफादर का नाम अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना है जी, विलियम पॉलेक्सफिन. और ये रहते किधर थे जी? स्लिगो. आपको फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको स्लिगो भी मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि येट्स जो है अपने चाइल्डहुड में फेज़ ऑफ हिज लाइफ जो है उसका अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ, तो उसमें वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है छुट्टियां जैसे आपको होती हैं तो आप अपनी नानी के घर जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो आपके येट्स हैं ये भी छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते थे. लेकिन इनके नाना बहुत सख्त होने वाले हैं और नानी जो है वो आपकी नानी की तरफ बहुत ही काइंड हैं और बहुत सॉफ्ट हार्टेड वुमन है जी. द ऐसे ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. तो जब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, उसके ग्रैंडफादर उसका टाइटल है, कैरेक्टर ऐसे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें हमें कैरेक्टर जो है वो मिलने जा रहा है. तो कैरेक्टर पोर्ट्रेयल इसमें है 2 लोगों का, जिसमें जो मेन फोकस इसने किया है अपने ग्रैंडफादर को किया है और उसके बाद थोड़ा सा इसने पार्ट जो है इसमें अपनी नानी के लिए भी रखा है, यानी ग्रैंड मदर के लिए भी रखा है. और फिर उसके बाद इसने इन दोनों का कंपैरिजन भी किया है. एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट समथिंग इन माई सेल्फ विच ही कॉन्कर्ड. अब ऐसे जो है वो मेनली जो है वो डील करता है विद द कैरेक्टर ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड कैरेक्टर ऑफ हिज ग्रैंड मदर. लेकिन जो अंडरलाइंग मैसेज इसका चलता है थ्रू आउट द ऐसे, जो अंडरलाइंग थीम चलता है ऑफ द ऐसे, वो हमें पता चलता है कि वो कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ फियर्स हैं, कुछ इमेजिनेशंस हैं येट्स की, जो उसने हमें बताई हैं कि वो उसके चाइल्डहुड में उसके साथ थी. और वो उसने उसको कहा है कि समथिंग इन माई सेल्फ, वो कुछ था जिसका वो
नाम नहीं बता सकता। ये जैसे आपकी कुछ फीलिंग्स होती हैं और आपको समझ आता है मुझे कुछ हो रहा है लेकिन मैं बता नहीं सकती क्या हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से येट्स जो है उसको ये लगता था कि कुछ है, लेकिन वो क्या है वो नहीं जानता था, इसलिए उसने उसको समथिंग इन माई सेल्फ कहा। इसको इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अक्सर ही ये अगर आपके एग्जामिनर को ग्रैंडफादर का कैरेक्टर पूछ पूछ कर अगर वो परेशान हो जाए, तो बेजार होने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन उनके माइंड में आता है वो समथिंग इन माई सेल्फ होता है कि जी व्हाट इज़ दैट समथिंग इन माई सेल्फ। तो जी विच ही कॉन्कर्ड, और उसने एंड पर बताया कि वो जो समथिंग इन माई सेल्फ था उसने उसको कॉन्कर कर लिया, यानी फाइनली वो ख़त्म हो गया। जी नेक्स्ट हम स्टोरी लाइन की तरफ चलते हैं कि स्टोरी लाइन जो है वो है क्या इसकी ऐसे की। तो अगर हम ऐसे की एक रीडिंग करेंगे जो आपने बहुत ज़रूरी है, आपके 2-3 तो पेजेस हैं सिर्फ इस ऐसे के, तो आपने उसकी टेक्स्ट रीडिंग कर लेनी है। तो जब आप टेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा येट्स यूज्ड टू स्पेंड हिज समर हॉलीडेज इन स्लिगो विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी अपनी नाना नानी के साथ, उनकी फैमिली के साथ, यानी जिसमें उसके मामू भी होते थे, उसकी खालाएँ भी होती थी। तो वहाँ पर ये गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाता था जी। दे वर वेरी काइंड एंड लविंग, और ये इसने बार बार कहा है नो वन वॉज अनकाइंड टू मी, एवरी वन वेरी काइंड टू मी। ये उसने बार बार हमें बताया है कि वो सब बहुत काइंड और बहुत लविंग थे। Both of the characters had some specific qualities and were clearly distinguished in the writer's mind. अब जो उसने जो मेन फोकस किया है ना वो अपने मामू और खालास के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं किया, सिवाय एक दो एपिसोड्स के जिसमें उसने अपने मामू की बात की है। अदरवाइज उसने जो है सारा वक्त अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डिस्कशन किया है। अपने नाना और अपनी नानी का कैरेक्टर जो है वो बार बार हमें बताया है और उसकी क्वालिटीज़ हमें बताई हैं कि वो ऐसे थे वो ऐसे थे। और उसके बाद फिर उन दोनों का कंपैरिजन किया, यानी उसको बहुत क्लियरली पता है कि ग्रैंडफादर की क्वालिटीज़ क्या थी और ग्रैंडमदर के कैरेक्टर की क्वालिटीज़ क्या थी। His grandfather, William Pollockman, is a man of great physical strength and violent temper. जी ये उसके माइंड में आज भी है, यानी कि कहीं ना कहीं से वो अपने ग्रैंडफादर के कैरेक्टर से, उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस था कि वो बहुत बहादुर थे, फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वॉयलेंट टेम्पर था, गुस्से में आ जाते थे, सख्त आदमी थे। और इसलिए उसको आज भी ये याद है जी अपने ग्रैंडफादर। ही लाइक टू सेटल हिज इश्यूज विद हिज फिस्ट और विप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लॉ। और वो इतने स्ट्रॉन्ग बंदे थे, इतने बहादुर थे कि वो पुलिस के पास जाने की उनको ज़रूरत नहीं रहती थी। वो अपने ज़ोरे बाजू से नहीं, अपने ये मसल्स दिखाकर और अपना चाबुक दिखाकर, अपना डंडा दिखाकर ना, वो फौरी तौर पर अगला बंदा डर जाता था और वो उनकी बात मान लेता था। ही वॉज अ प्राउड मैन एंड डिसलाइक्ड हिज नेबर्स। जी प्राउड मैन थे, लेकिन ही नेवर बोस्ट ऑफ हिज के आपने जो उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट्स किए थे, जो कुछ भी उन्होंने अपनी लाइफ में किया था, वो कभी भी उसके बारे में वो प्राउड तो थे, बट इन साइड ऑफ हिज ओन सेल्फ के उन्होंने लोगों को कभी नहीं बताया कि इवन उनकी वाइफ, अगर आप अपने सेकंड पेज के लास्ट पैसेजेस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी जो येट्स की जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंडफादर से पूछती है, जनाब बताइए क्या आपके दोस्त सच कह रहे थे कि आपने वो फ़लाँ फ़लाँ इलाका जो है वो फ़तह किया था, आपने फ़लाँ फ़लाँ लोगों को शिकस्त दी थी। यानी कि उन्होंने अपनी जो मिसेस थी, अपनी वाइफ़ थी, उसको भी कभी उनके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर नहीं की थी। सो ही वॉज़ अ प्राउड मैन, बट उन्होंने कभी भी अपनी इन सारी चीज़ों को लेकर के उनको शो ऑफ नहीं किया था। एंड डिसलाइक्ड हिज नेबर्स, हम डिसलाइक्ड हिज नेबर्स, ये हमें पर्टिकुलरली हमारे राइटर ने बताया दैट ही डिसलाइक्ड हिज नेबर्स। ये हमारे पास फ्रेज यूज़ हुआ हमारे ऐसे में। लेकिन साथ ही साथ हमें ये बताया जा रहा है कि जी उनका उनका टेम्परामेंट ही ऐसा था, उनका एटीट्यूड ही ऐसा था कि ही डजंट वांट टू बी सोशल। ही वॉज अ साइलेंट मैन ही हु डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। और इसकी रीज़न हमें पता चल गई नेबर्स से क्यों डिसलाइक करते थे। नेबर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहते थे, बिकॉज बेसिकली ही वॉज अ साइलेंट मैन, और वो बस अपने आप में अकेले अकेले रहना चाहते थे। सो ही डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। इन फैक्ट येट्स रिमेंबर्स हिज टू फ्रेंड्स ओनली, कैम्बल ऑफ आइसलैंड, कैप्टन वोब। जी ये दो फ्रेंड्स इसको याद हैं जी येट्स को। उसने कहा जी मुझे सिर्फ दो फ्रेंड्स याद हैं, एक असलम और एक अकरम, ये दो लोग फ्रेंड्स थे जी। अगर आपको फ्रेंड्स के नेम्स याद नहीं होते दैट इज़ ओके, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दो फ्रेंड्स थे आपके ग्रैंडफादर के।
यानी येट्स के ग्रैंडफादर के। ही हैड नो रिलेटिव्स सिंस ही वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स नहीं थे, बिकॉज जो विलियम पॉलिक्समैन थे, ही वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, तो इसलिए उनके कोई बहुत ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे। विलियम पॉलिक्सन was feared and respected by his family and the people around him। सारे लोग उनसे डरते थे। आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा होता है, कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है, या आपकी फैमिली में होता है, या आपके नेबर्स में होता है, कोई एक बंदा ऐसा होता है जिससे सारे लोग डरते हैं, और जो एक मर्तबा बात कर लेता है तो सब के सब चुप कर जाते हैं कि अच्छा जो इन्होंने कह दिया बस इसी को हमने फॉलो करना है। तो बिल्कुल वैसे ही थे विलियम पॉलिक्सन। इट वॉज द कस्टम टू फियर एंड एडमायर हिम। आपको पता है कि रेड में हम जो भी यहाँ पर लिखते हैं तो वो आपका टेक्स्ट होता है, तो ये आपके टेक्स्ट में लिखा है जी, इट वॉज द कस्टम टू फियर एंड एडमायर हिम, यानी कि ये एक रिवाज था, एक रिवायत थी कि सब ने उनसे डरना भी है और उनकी तारीफ़ें भी करते चले जाना है। इन स्पाइट ऑफ दिस ही वॉज नॉट एन अनकाइंड मैन। इस सब के बाद भी ही वॉज नॉट एन अनकाइंड मैन, कि वो अनकाइंड बिल्कुल भी नहीं थे। यानी ऐसा नहीं था कि वो लोगों के साथ अगर बात नहीं करते तो वो अच्छे नहीं थे। वो जब किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अच्छे तरीके से ही बात करते थे जी। ही ओन्ड मैनी शिप्स, यानी एक अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बंदे थे। ही ओन्ड मैनी शिप्स। ही नेवर ऑर्डर्ड एनीवन टू डू समथिंग विच ही हिमसेल्फ वुड नॉट डू। जी ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप सोचिए कि जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं आपके साथ येट्स ने सिर्फ वही शेयर की हैं। इससे हमें पता चलता है कि येट्स वॉज इंस्पायर्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर, इसलिए वो सब ये बातें बता रहे कि जी उसके ग्रैंडफादर ने कभी किसी को वो काम करने का हुक्म नहीं दिया जो वो खुद नहीं कर सकते थे। वंस समथिंग वेंट इनटू द विद द रडर ऑफ द शिप। जी कुछ हो गया शिप के रडर के साथ। द कैप्टन एंड द क्रू रिफ्यूज टू गो इनटू द वाटर, ही हिमसेल्फ डाइव फ्रॉम द डेक इनटू द सी। और फिर क्या हुआ कि जी कोई भी नहीं जा रहा था देखने के लिए, तो ग्रैंडफादर ने खुद छलांग लगाई और जाकर देख कर आए कि व्हाट वाज द रीज़न। In his active life on the sea, he had gone through many adventures and won some honors, but he never talked of them. हम पहले भी बात कर चुके हैं that he was a proud man, but he never talked of them. He never showed off कि जी मैंने ये भी लिया है, मुझे ये भी पता है, मैं ये भी ऑनर हासिल कर चुका हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ भी फ़लाँ जगह भी कॉन्कर कर चुका हूँ। He never talked of them. William Pollexfen was not an educated man, but he always kept his Bible and Faulkner's Shipwreck on his table। ये जी दो बुक्स हैं जी जो आज भी याद हैं येट्स को कि उसके ग्रैंडफादर उसकी नाना की टेबल पर पड़ी रहती थी। और वो दो बुक्स कौन सी थी जी? बाइबल और एक फॉकनर है जी, फॉकनर की बुक थी शिपरेक जो इसकी टेबल पर पड़ी रहती थी। He often confused him with God and feared that he might punish him for his sins। उसको लगता था कि उसके ग्रैंडफादर जो है ना वही गॉड हैं और वो उसको पनिश करेंगे, जो कुछ वो करता रहता है और वो बहुत गलत करता है इसलिए उसको पनिश किया जाएगा। ये डेवलप सच बेसलेस एंड अनरियल फियर्स इन हिज माइंड एज वेल एज हिज इनर लोनलीनेस। उसने ये डेवलप कर लिए थे, कुछ इस किस्म के ख्यालात थे उसके माइंड में। तो आप सोच लीजिए कि ये सारे उसके इमेजिनेशंस थे, उसके बेसलेस फियर्स थे जो उसके अंदर बड़े हो रहे थे, पल रहे थे और डेवलप हो रहे थे। हिज अंकल्स एंड आंट्स वर गुड विद हिम। सब अच्छे थे उसके साथ। इट वॉज अ ट्रेडिशन टू ओबे द ग्रैंडफादर। और ये एक इम्पॉर्टेंट उसने बात हमें बताई कि जी ग्रैंडफादर को ओबे करना भी एक ट्रेडिशन था। जी अब हम साथ ही शेयर कर लेते हैं जी येट्स के जो फियर है ऑफ हिज ग्रैंडफादर, कि उसको अपने ग्रैंडफादर से जब उसने इतनी क्वालिटीज़ बताई हैं और सारी की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं उसके माइंड में इतना इस तरह से बैठ चुकी हैं कि हमें पता चल रहा है दैट ही वाज इंस्पायर्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो लेकिन साथ ही साथ ये कि बचपन में व्हेन ही वाज अ चाइल्ड तो वो अपने ग्रैंडफादर से डरता ज़रूर था। हिज ग्रैंडफादर वाज नॉट एन अनकाइंड मैन। ही वॉज नॉट एन अनकाइंड मैन। और उसने बार बार बताया कि वॉज नेवर अनकाइंड टू मी। ही नेवर रिब्यूक्ड और पनिश येट्स, स्टिल येट्स वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। इसके बावजूद भी वो उससे डरता था क्योंकि सब लोग डरते थे। वन रीज़न फॉर हिज फियर वॉज दैट एवरी वन इन द फैमिली फियर एंड रिस्पेक्टेड द ओल्ड मैन। और जी अब उसने यहाँ पर हमें फिर से पता चल गया है, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जी इसकी रीज़न ये भी थी कि सारे लोग डरते थे, इवन ग्रैंड मदर भी डरती थी। तो जब सब लोग डरते थे और ये कस्टम था डरना उससे, तो इसी तरह से येट्स जो है वो भी डरता था। लेकिन उसके डरने की एक और वजह भी थी। वो क्या थी जी? अनदर रीज़न वॉज येट्स ओन इमेजिनेशन। जो उसका अपना ख्याल था, उसकी अपनी इमेजिनेशन थी। ही थॉट दैट ही वॉज अ विकेड चाइल्ड।
यानी वो कोई बहुत अच्छा बच्चा नहीं है, उसको ये फील होता था। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट गॉड वुड पनिश हिम फॉर हिज विकेडनेस, और उसको ये डर लगता रहता था कि गॉड उसको ज़रूर पनिश करेगा जो कुछ वो गलत करता है। हिज ये उसने जो उसका फियर था उसने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई। आई थिंक आई कन्फ्यूज माई ग्रैंड फादर विद गॉड। जी ये आपके टेक्स्ट में आपके राइटर ने लिखा है जी। आई थिंक आई कन्फ्यूज माई ग्रैंड फादर विद गॉड। उसने कहा कि जी मुझे लगता है, मुझे याद आता है, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने ग्रैंडफ़ादर को गॉड के साथ कंफ्यूज किया हुआ था, कि मुझे लगता था मेरे ग्रैंडफ़ादर एक गॉड हैं जो कि मुझे पनिश करेंगे, एंड दस द फियर ऑफ गॉड वाज चेंज इन द फियर ऑफ हिज ग्रैंडफ़ादर। और वो जो गॉड का फियर था वो चेंज हो गया इनटू फियर ऑफ हिज ग्रैंडफ़ादर। ही फेल्ट इट सो स्ट्रॉन्ग दैट वंस ही प्रेड फॉर हिज डेथ, और वो उसको ये फियर जो गॉड का फियर था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया दैट वंस ही प्रेड फॉर हिज डेथ, कि उसने दुआएं मांगी कि मैं मर जाऊँ मर जाऊँ। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अपने बचपन में जब कोई उनको परेशानी आती है या वो अपनी परेशानी का कोई हल नहीं ढूंढ सकते हैं, तो उसको तो कहते हैं कि काश वो मर जाते, इससे तो अच्छा था वो मर जाते। बच्चों के लिए, बच्चों को पता नहीं होता ना व्हाट इज़ द डेथ, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ डेथ, तो इसलिए उनके लिए बहुत ईजी होता है ये दुआ करना कि काश वो मर जाते। तो माँ बाप उनको फिर डांटते हैं, बड़े उनको डांटते हैं। तो इसी तरह से इसने भी दुआ मांगी अपने मरने के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ? आई बिगैन टू बी अफ्रेड दैट आई वॉज डाइंग एंड प्रे दैट आई माइट लिव। जी अब आप के साथ येट्स ने शेयर किया है अपनी फीलिंग। उसने बताया कि जी अचानक से मुझे लगने लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तो फिर क्या हुआ? मुझे डर लगने लगा, एंड आई प्रे दैट आई माइट लिव, और उसके बाद मैंने दुआ मांगी कि नहीं, मुझे ज़िंदा रहना चाहिए। जिसके बाद हम पेन ऑफ चाइल्डहुड को डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ माई मिजरी वॉज लोनलीनेस एंड सम ऑफ इट फियर ऑफ ओल्ड विलियम पॉलिक्स विन माई ग्रैंड फादर। जी ये जो है ये उसने हमसे शेयर किया है। ये है उसकी चाइल्डहुड का पेन जो उसने बताया है, जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द ऐसे। यानी उसने हमें क्लियर वर्ड्स में नहीं बताया कि दिस इज़ वॉट ही फेल्ट वाइल ही वॉज अ चाइल्ड। उसने सिर्फ इतना बताया बस, सम ऑफ माई मिजरी वॉज लोनलीनेस एंड सम ऑफ इट फियर ऑफ ओल्ड विलियम पॉलिक्स एंड माई ग्रैंडफादर। एक तो ये कि वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था जिससे वो शेयर कर सकता। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं जिससे आप शेयर कर सकते हैं, तो उसके साथ ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो शेयर कर सकता। और दूसरा ये था कि उसको अपने नाना से बहुत डर लगता था जी। तो ये उसका चाइल्डहुड का मिसरी था जी। येट्स रियलाइज एज ही ग्रू अप that his miseries were the result of his own mind and no one else was responsible for them। और जब वो बड़ा हुआ तो तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके अंकल्स, उसके आंट सब सब बहुत अच्छे थे। उसके ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो कभी उसको डांटा भी नहीं, उसको कभी याद नहीं है। उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कभी कुछ नहीं कहा। एवरी वन वॉज काइंड टू हिम। तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो ये फिर भी पेनफुल उसका चाइल्डहुड था, तो इट मीन्स के दैट वॉज हिज ओन इमेजिनेशन। और उसने कहा कि जी वो उसकी अपनी इमेजिनेशन थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें सोच रहा था जी। माई ग्रेट अंकल विलियम मिडल्टन सेज we should not make light of the troubles of children. They are worse than ours because we can see the end of our trouble and they can never see any end. अब पेन्स ऑफ चाइल्डहुड को उसने डिस्कस क्यों किया है, उसने इसको अपना थीम क्यों बनाया है, तो इसको इसने इस तरह से बताया कि उसको अभी देख लें कि आप अगर अपने चाइल्डहुड की आपसे कहा जाए कि आप अपनी मेमोरीज शेयर करें तो आपको बहुत थोड़ी सी बातें याद होंगी। और अगर आपको जो बातें याद होंगी तो आप सोचेंगे कि उन बातों का ज़रूर कोई ना कोई स्पेशल रेफरेंस होगा, कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो आपको याद है। सारी बातें याद नहीं होती हैं, बहुत अच्छी बातें याद होती हैं, बहुत बुरी बातें याद होती हैं, बीच वाली कोई बात याद नहीं होती। और अगर कोई याद होती है तो उसका कोई स्पेशल रेफरेंस होता है। तो आप देख लीजिए कि उसको भी बहुत सारी बातें याद नहीं, उसको सिर्फ चंद एक चीज़ें याद हैं। तो उनमें से उसको अपने अंकल के ये वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हैं जो कि उन्होंने बात की थी। और चूंकि ये इसके साथ रिलेटेड थे और इसको फील हुआ कि इसके चचा ने, इसके जो मामू हैं, उन्होंने वो बात की कि जो इसके फेवर में जाती थी, इसके हक की बात की है। तो इस वजह से उसको वो बात आज भी याद है कि कितने अच्छे थे जिन्होंने मेरे बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लाइट नहीं लेना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स ज़्यादा परेशान कुन होते हैं। बिकॉज़ हम लोग अपनी परेशानी का सोर्स भी ढूंढ सकते हैं, हम उसके फैक्टर्स को भी जज कर सकते हैं, और हम उसका कंक्लूजन, हम उसकी रेमेडी जो है हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट द चिल्ड्रन कैन नॉट डू दिस। तो इसलिए उनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट जो उसने अब उसने रियलाइज़ किया कि ये बात जो है वो उसको उसको पता थी, और उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया उसके मामू ने। और अब उसने कहा कि हाँ, और वो ये उसका एम था कि जब वो बड़ा होगा तो वो ऐसी बातें नहीं करेगा जैसे बड़े कहते हैं कि जी बच्चे तो बहुत बहुत ज़्यादा लकी होते हैं कि उनको तो कुछ करना नहीं पड़ता है।
तो ये अक्सर आपके बड़े जो हैं वो आपसे कह देते हैं कि जी तुम तो बहुत मौज में हो, तुम तो बहुत मज़े में हो, तुम तो सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप सोचते हैं कि सुबह-सुबह उठ कर जाना पड़ता है, स्कूल पढ़ना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, तो इतनी परेशानी तो है और इसमें क्या है? तो ये क्या है कि सिर्फ इतना सा कि आपने चूँकि अभी वो प्रैक्टिकल लाइफ़ देखी नहीं होती, इसलिए आप लोग फ़ील नहीं कर पा रहे होते और आपकी अपनी इमेजिनेशन जो है उसने उन सारी चीज़ों को आपके लिए बहुत हॉरिबल से बनाया होता है। तो बिल्कुल वैसा ही आपका जो राइटर है उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ को रियलाइज़ किया। येट्स वाज़ अ हाईली सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव चाइल्ड। अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करें जी समथिंग इन माई सेल्फ को, जी वो बहुत सेंसिटिव बच्चा था। ही सेज दैट हिज चाइल्डहुड वाज अ वेरी अनहैप्पी एंड पेनफुल पार्ट ऑफ हिज लाइफ। अब वो पेनफुल क्यों था? अब उसने साथ ही बताया नोबडी वाज अनकाइंड टू हिम। ये भी आपको मिल जाएगा, नोबडी वाज अनकाइंड टू हिम, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। हिज ग्रैंडफादर नेवर स्पोक टू हिम हार्शली। अब वो साथ में ये चीज़ें उसने हमें बार बार बताई हैं। His grandmother was always kind to him. His uncles and aunts, though they rebuked him once or twice, कभी कभार डांट ही दिया होगा और वो उसको याद और उसने बताया भी है। पर ऑल्सो काइंड, उसके मामू और उसकी खालाएं जो हैं वो भी सब उसके साथ बहुत काइंड थे। स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। फिर भी वो अनहैप्पी था। क्यों था? और जब वो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है तो फिर उसको पता चलता है द कॉज फॉर हिज अनहैप्पीनेस वॉज द इमेजिनरी फियर्स कमिंग फ्रॉम सम पार्ट ऑफ हिज माइंड। कि वो इमेजिनरी फियर्स है जो उसकी फैक्ट्री लगी हुई थी उसके अपने माइंड में, जहाँ से वो बनते थे और बन बन के बाहर आते थे और वो डरता रहता था, अच्छा मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ। ही रिकग्नाइज दिस फैक्ट एज ही ग्रो अप एंड इन टाइम ओवरकेम दीज स्ट्रेंज फियर्स। और फिर क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसने रिकग्नाइज किया कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसके अपने खुद की इमेजिनेशन से क्रिएटेड थी, उसकी अपने ख़यालात में बनी हुई थी, अपने ब्रेन में बनाई गई हुई थी, तो उसने ओवरकम कर लिया, कंट्रोल कर लिया और उसने उसको पता चल गया कि हाँ, ये तो कुछ भी नहीं था, ये सब चीज़ें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका कोई वजूद नहीं था, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, वो सिर्फ़ उसकी इमेजिनेशंस थी। दस ही वाज़ एबल टू से, और फिर उसने कहा इन द एंड ऑफ द एसे, माई मिस्ट्रीज वर नॉट मेड बाय अदर्स बट वर अ पार्ट ऑफ माई ओन माइंड। कि वो मिस्ट्रीज जो थी वो लोगों ने नहीं की थी, बड़ों की वजह से नहीं हुई थी, इर्द गिर्द के लोगों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके अपने माइंड की क्रिएट की हुई थी। येट्स ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी जेंटल पेशेंट एंड काइंड हार्टेड वुमेन। अब जी हम ग्रैंड मदर का कैरेक्टर करने जा रहे हैं जी। बहुत पेशेंट थी, काइंड हार्टेड थी। शी लुक्ड आफ्टर हर फैमिली विद लव एंड अफेक्शन। बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी जी अपनी फैमिली का। शी वॉकड अराउंड द हाउस एवरी नाइट टू सी दैट द डोर्स वर लॉक्ड एंड देयर वॉज नो बर्गर एंड डेंजर ऑफ द हैचेट। पीछे हमने बात की है कि जो ग्रैंडफादर हैं उनके पास एक हैचेट होता था, यानी एक एक्स होता था, एक कुल्हाड़ा होता था। हर वक्त जो वो रात में जाते थे, देखते थे अगर कोई बर्गलर आया तो मैंने उसी वक्त उसको उसका काम तमाम कर देना, उसको मारकर। तो जो ग्रैंड मदर होती थी वो रात को तब जब दरवाजे देखती थी कि लॉक हो गए हैं कि नहीं, तो उसके साथ साथ वो पूरे घर का चक्कर लगाती थी देखने के लिए कि कहीं कोई बेचारा चोर तो नहीं छुपा हुआ, कि कहीं उसके कुल्हाड़े की शिकार ना हो जाए, तो उसको वो देखती थी। शी ऑल्सो फियर्ड विज ग्रैंड फादर। जी वो भी डरती थी ग्रैंडफादर से, और आज इसको याद है ये बात, वो हमसे शेयर कर रहा है। ये भी उसने उनके कैरेक्टर ट्रेट की तरह बताया हमें। शी टू हैड द हैबिट ऑफ फियर। शी केयर फॉर अदर्स एंड डिड मैनी डीड्स ऑफ चैरिटी। बहुत अच्छी थी जी, बहुत ख्याल रखती थी सबका, चैरिटी भी देती रहती। शी वॉज एन आर्टिस्टिक लेडी। शी लव्ड हर गार्डन एंड लाइक टू पेंट पिक्चर्स ऑफ फेवरेट फ्लावर्स। और ये भी सब उसको याद है जी, अभी तक याद है कि जी वो बहुत आर्टिस्टिक लेडी थी। Yates remembers his grandmother punishing him only once. He was playing with a servant who in horseplay, या आपके लास्ट में आपके पैसेज में आपको मिल जाएगा, आपके जो टेक्स्ट है, पुल्ड हिज शर्ट आउट ऑफ हिज ट्राउजर्स। क्या हुआ कि सिर्फ अपनी पैंट में से उसकी जो शर्ट थी वो बाहर निकल आई। हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस, और उनको ये अनडिसिप्लिन बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसको पनिश किया। शी टोल्ड हिम टू ईट हिज डिनर इन हिज रूम एंड नॉट एट द डाइनिंग टेबल विद द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और उन्होंने उसको ये पनिश किया और उसको आज भी याद है, और उस पनिशमेंट की वजह से उसने कभी दोबारा ये हरकत नहीं की होगी जी। येट्स रिमेंबर्स द काइंडनेस ऑफ हिज ग्रैंड मदर विद रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। और अगर आप देखिए तो आपके सेकंड पैसेज, सेकंड पेज पर आपको जो मिड में आपको ये मिल जाता है कि जो उसको आज भी अपनी ग्रैंड मदर की जो रेवरेंस है, उनका ग्रेटिट्यूड है, उनका रिस्पेक्ट है, वो आज भी याद है जी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी कंपैरिजन ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर character. The grandfather was a fearless man with physical strength and initiative, while grandmother was a soft and kind lady. जी
जो ग्रैंडफ़ादर थे यहाँ पर कुछ एक चीज़ जो है वो मिस हो गई, उसकी जगह इनिशिएटिव आ गया जी। जी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फ़ियरलेस मैन थे, बहुत ब्रेव थे और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने का उनके अंदर बहुत हौसला था जी। वाइल ग्रैंडमदर वाज़ अ सॉफ्ट एंड काइंड लेडी, और ग्रैंडमदर बेचारी बहुत सादी-सी खातून थी। शी वाज़ ऑल्सो इन हैबिट ऑफ फ़ियर ऑफ व्हाट? फ़ियर ऑफ ग्रैंडफ़ादर। हिज़ ग्रैंडफ़ादर हेटेड हिज़ नेबर्स एंड लिव्ड अ सॉलिटरी लाइफ़ विद नो फ्रेंड्स अराउंड। ग्रैंडफ़ादर जो हैं वो नेबर्स के साथ भी अपना कॉन्टैक्ट बनाना पसंद नहीं करते थे। ये वो सारे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। बट द ग्रैंडमदर वाज़ अ सोशल लेडी। ग्रैंडमदर जो है वो सोशल लेडी थी इन कंपैरिजन विद द ग्रैंडफ़ादर। वो ग्रैंडफ़ादर सोशल नहीं थे बट ग्रैंडमदर सोशल थी। शी मेड मैनी चैरिटीज़ टू हर नेबर्स एंड टुक केयर फॉर देयर नीड्स, और वो उनका बहुत ख्याल रखती थी जी। विलियम पॉलिक्सन वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन एंड हैड वन द फ्रीडम ऑफ अ स्पेनिश सिटी, और ये वो है अचीवमेंट्स जो कभी उन्होंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताई। ही केप्ट अ हैचेट at his bedside for knocking the burglars down with the grandmother was an artistic lady and she loved her garden। ये जी कंपैरिजन हम करें जिसमें पता चला है कि जी हर वक्त उन्होंने एक कुल्हाड़ा रखा होता था अपनी साइड पर कि अगर कोई चोर घर में घुसा है तो उसका काम तमाम कर देना है। और हमने पीछे पढ़ा है जी ग्रैंड मदर जो थी वो सारा वक्त रात में जो थी वो चक्कर लगाती रहती थी घर के कोई ऐसा चोर तो नहीं छुपा हुआ कि जो बेचारा इसकी जद में आ जाए। शी मेड ड्राइंग्स ऑफ द फ्लावर्स ऑन राइस पेपर विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेलिकेसी इन स्किल। यानी ग्रैंडफादर जो है वो एक मतलब उनका माइंड जो था वो आर्टिस्टिक नहीं था बिल्कुल भी, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े प्रैक्टिकल से बंदे थे। और जो ग्रैंड मदर हैं वो आर्टिस्टिक लेडी थी, इसलिए वो सिंपैथेटिक भी बहुत थी, काइंड हार्टेड थी, लोगों का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत केयरिंग थी और चैरिटीज़ भी बहुत किया करती थी। Though both grandmother and grandfather were different in some aspects of life, but overall they were kind and loving। अब ये उसने दोनों की क्वालिटी जो सेम है वो ये बताई है कि they were kind and loving towards Yates। They both had ideal human qualities, and this blend of soft and hard gave color to their lives and made them an ideal couple। और इसी वजह से वो बहुत एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ उन्होंने गुजारी। और ये चीज़ है जो कि फैसिनेट करती है आपके येट्स को, और वो आज भी उनके बारे में सोच रहा है जी। जी, अभी हम अपने जो लास्ट पार्ट है अपने लेक्चर का उस पर आ जाते हैं। दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ माय ग्रैंडफादर। कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर आपने डिस्कस इसको किस तरह से करना है जी। बेसिकली दिस ऐसे शोज़ द लव एंड इमोशनल अटैचमेंट ऑफ द राइटर टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। कि जी हमें जो मेनली इसमें जो चीज़ नज़र आती है अपेरेंटली वो हमें नज़र आता है लव फॉर इज़ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, यानी अपने जो नाना नानी उनके साथ उसकी मोहब्बत, उसकी अटैचमेंट, वो आज भी उसको याद करता है। बट इट थ्रो सम लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ राइट हिमसेल्फ एज ए चाइल्ड। लेकिन हमें साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है उनके कैरेक्टर पोर्ट्रायल के थ्रू कि राइटर का अपना कैरेक्टर कैसा था। तो हमें पता चलता है कि राइटर जो है वो एक टिमिड सा, एक छोटा सा, एक डरपोक सा लड़का था जो कि हर एक किससे डर जाता था, और वो बहुत ब्रेव नहीं था, बहुत आउटस्पोकन नहीं था, और वो भी डरता था अपने ग्रैंडफादर से जिस तरह बाकी लोग डरते थे जी। तो द थीसिस ऑफ द राइटर इज़ टू हाईलाइट द ट्रबल्स ऑफ चिल्ड्रन। तो उससे हमें पता चलता है कि इसके थ्रू कि वो अपने जो चाइल्डहुड के प्रॉब्लम्स हैं उनको असल में वो यहाँ पर पोर्ट्रे करना चाहता था, उनको यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहता था। वी शुड पे अटेंशन टू द मेंटल कन्फ्यूजन द ट्रबल्स ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन। जो उसने पीछे हमने विलियम मिडल्टन का जो उसके मामू है उनका जो हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पर कोट किया था, तो वो स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू उसने हमें ये मैसेज दिया है कि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मेंटल कन्फ्यूजन्स हैं, हमें उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना चाहिए है। बिकॉज उनके प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, ज़्यादा जो है वो ग्रेव हो सकते हैं। द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन स्टार्ट्स डेवलपिंग इन चाइल्डहुड, इट गेट्स शेप इन द अर्ली ईयर्स ऑफ ए मैन्स लाइफ। तो ये उसने इसलिए कहा है कि जो चाइल्डहुड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ, बिकॉज यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर जो है उसकी जो पर्सनैलिटी का शेप है वो फॉर्म किया जा रहा है। सो द फेज ऑफ चाइल्डहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। The loneliness and insecurity of children should be properly dealt with to give a sound foundation to their personality। और ये बड़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की इस लोनलीनेस इनसिक्योरिटी को प्रॉपरली डील करें ताकि वो उनकी पर्सनालिटी जो है वो किसी तरह से भी सफ़र नहीं कर सके। द राइटर हिमसेल्फ वॉज अ वरीड चाइल्ड विद मैनी ट्रबलिंग इन हिज चाइल्डहुड टाइम। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसको जी। सच फॉल्स इमेजिनेशंस एंड इरिटेटिंग कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी रियलाइज्ड एंड checked by the adults to make their life easier and more present। और उसने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडल्ट्स की कि उन सारी इमेजिनेशंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को डील करें, उनको एड्रेस करें और उनको अच्छे से उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इट शोज़ दैट द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली एल्डर्स लाइक कैन कास्ट अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन।
कि ये हमें नज़र आ रहा है कि ही इज़ इंस्पायर्ड बाय हिज ग्रैंडफादर। वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था अपने ग्रैंडफादर से जी। जो कैरेक्टर ऑफ ग्रैंडफादर था, इट इंस्पायर्ड येट्स। और देयर काइंडनेस एंड लव कैन बी द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस फॉर चिल्ड्रन। तो चूँकि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये जो पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी फैमिली में, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन कास्टिंग द इफ़ेक्ट ऑन द चिल्ड्रन। तो इसलिए उनको जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए पॉजिटिवली, क्योंकि उनका जो काइंडनेस, उनका लव जो है वो चिल्ड्रन में, बच्चों में स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकता है। सो दे शुड हैव अ क्लोज एंड पॉजिटिव रिलेशन विद चिल्ड्रन टू गिव देम द एनर्जी इन to go in a lifetime. In short, this essay gives a strong insight into a better way to the development of human mind and emotions. तो अभी हमें पता चलता है कि जी ह्यूमन माइंड और इमोशंस जो हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं, स्पेशली इन द फेज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये सब करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस ऐसे को फॉलो करें, इसके अकॉर्डिंग जो उसने हमें एक मैसेज दिया है, हम उस मैसेज को भी फॉलो कर सकें जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर टुडे. I hope you understood it. Thank you and Allah Hafiz.